तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में कि क्या क्या उनकी पावर है, कैसे वो इलेक्ट होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी या कोई भी नया एक्ट लाना हो इंडिया में तो वो बिना प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर किसी ट्रीटी पे भी साइन करना हो, किसी अदर कंट्री के साथ कोई रिलेशन बिल्ड करने हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी और गवर्नमेंट के साथ या किसी और प्राइवेट फर्म के साथ, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही होता है। यहाँ तक कि अगर वॉर भी डिक्लेयर करनी हो तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही होगी। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पावर्स की भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि अगर कोई भी बिल पास करना हो या कोई भी एक्ट कर लाना हो, किसी अदर कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करनी हो तो वो अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए उनको जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यहाँ तक कि वो वॉर भी अकेले डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री के साथ जब तक प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर अप्रूव ना करते हैं। उसके बाद ही उन वॉर डिक्लेरेशन के पेपर पे साइन किए जा सकते हैं। और यही शायद एक खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि किसी एक सिंगल पर्सन को सुप्रीम नहीं बनाया गया है और सारी की सारी पावर उनके हाथ में नहीं दी गई है। ये सारी की सारी पावर बांटी गई है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए। और इसके कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि अगर कोई नया एक्ट या नया लॉ लाना होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो पावर है वो सिंगल पर्सन के पास नहीं है, तो वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। उसको यूनियन मिनिस्टर का साथ चाहिए ही चाहिए होगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इलेक्शंस कैसे हेल्ड होते हैं, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो है नॉर्मल जनरल इलेक्शन में और जो प्रेसिडेंशियल जनरल इलेक्शन में, वो एक तो वोट की वैल्यू का है और दूसरा कि हम जनरल इलेक्शन में अपने एमएलए और एमपी को खुद चुनते हैं, यहाँ की जनता चुनती है। लेकिन प्रेसिडेंट को जनता नहीं, जो जनता के चुने हुए एमएलए और एमपी होते हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुना जाता है। और यहाँ पे जो वोट की वैल्यू होती है, तो जैसे कि जनरल इलेक्शन में हर वोट की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। जो तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स है वो डिसाइड होती है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एमएलएज, उसके बेसिस पे वहाँ की एमएलए की वोट की वैल्यू डिसाइड होती है। और उसी तरीके से जो वैल्यू ऑफ एमपी वोट्स है वो भी डिसाइड होती है। जो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया या ऑल स्टेट्स में, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ एमपी, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने भी एमपी हैं उससे डिवाइड करके एमपी की वैल्यू डिसाइड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हर स्टेट के एक एमएलए की वैल्यू वोट की अलग होती है दूसरे स्टेट से। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है अगर किसी एमएलए के वोट की, वो यूपी के एमएलए के वोट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और एमपी की वैल्यू एमएलए से लगभग 3.5 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं एक प्रेसिडेंट के इंडिया में। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यही बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम नहीं है, वो पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा है। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट और दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी एक पार्लियामेंट बनती है। और प्रेसिडेंट उसका इंटीग्रल पार्ट होते हैं यूनियन लेजिस्लेचर का या हमारी विधानसभा का। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी टाइम दोनों ही हाउस को या किसी एक हाउस को सेशन के लिए बुला सकते हैं और जॉइंटली सेशन और एड्रेस भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी एक या दोनों हाउस को पार्लियामेंट में सेशन के लिए बुला सकते हैं। अधिकतर जो ऐसा होता है वो दो बार होता है। पहला तब जब जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है तो उसको एड्रेस करते हैं पहले सेशन को लोकसभा के बाद हमारे प्रेसिडेंट। और दूसरी बार तब होता है हर साल जब जॉइंटली सेशन लिया जाता है बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो उसको भी एड्रेस कर सकते हैं
हमारे प्रेसिडेंट, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इसको करे ही करें, लेकिन ऐसा अधिकतर करते हैं। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो एक स्पेशल मैसेज दे के किसी एक हाउस या दोनों हाउस को सेशन के लिए बुला सकते हैं वो, लेकिन ये बहुत रेयर केस है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब वो किसी बात से सीरियसली डिसएग्री करते हो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक्शन लिया है। अगर हम बात करें नॉमिनेशंस की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउस के कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, जिसमें से 12 मेंबर्स तो वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये फील्ड होती है आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस, इनसे रिगार्डिंग। और जो 2 नॉमिनेट वो लोकसभा के मेंबर्स को भी कर सकते हैं, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, लेकिन वो ये तभी कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को खुद ये लगे कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में कम है या नहीं है, तो उस केसेस में वो अपने 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। और वो किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब उनको ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने एडवाइस किया हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सिंगल पर्सन को इतनी पावर नहीं देता कि वो सिंगल हैंडेडली लॉ को चेंज करे या किसी और रिलेशन को बिल्ड कर पाए। इसके लिए उनको यूनियन मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का साथ होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं, यानी कच्चा कानून, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब कोई भी सेशंस ना लग रहा हो किसी भी हाउस के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सेशन ना लग रहे हों पार्लियामेंट में, वो तभी कर सकते हैं। और जो इन कच्चे कानून की वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 6 वीक की होती है, और इन 6 वीक के अंदर अगर इन दोनों हाउस ने इस बिल को पास कर दिया तो ये बिल एक्ट बन जाएगा, वरना ये बिल अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। और बिल्स के लिए भी स्पेशल पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, यानी कोई भी बिल अगर पास होके आया है दोनों हाउसेस से तो उसको प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलना ज़रूरी है कोई भी एक्ट बनने के लिए। यानी अगर मोटी मोटी बात करें तो बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और बिल वो होता है जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होके आता है, और इसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो अलग वीडियो का टॉपिक है, हम उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट्स की पावर की बात करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि वो बिल पास होके आ गया है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, तो उस केस में 2 बातें हो सकती हैं। या तो प्रेसिडेंट उस बिल को मंजूरी दे देंगे, तो उस पर साइन करके वो उसको एक्ट बना देंगे, और दूसरी बात वो उससे डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री में भी और इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं, या तो उसको वो एब्सोल्यूट वीटो कर देंगे, यानी उस बिल को वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, और दूसरा उस बिल में कुछ चेंजेस करने के लिए वो अपनी रिकमेंडेशन या सजेशन दे सकते हैं हाउसेस को लिखित तौर पे, और वो बिल वापस जाएगा पार्लियामेंट में, और वहाँ से दोनों ही हाउसेस से दोबारा पास होना पड़ेगा। और इस केस में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो हाउसेस हैं प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या सजेशन को मानेंगे, उस बिल में चेंजेस करेंगे और दोबारा से पास होगा, और इस बार प्रेसिडेंट उस पर साइन करके उसको एक्ट बना देंगे। और दूसरी बात, जो हाउसेस हैं प्रेसिडेंट की जो सजेशन है और रिकमेंडेशन को उनको नेगलेक्ट कर देंगे। इस केस में उनको वो बिल दोबारा से पास करवाना पड़ेगा सारे मेजोरिटी के साथ, और वो बिल दोबारा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इस केस में प्रेसिडेंट उसको अब एब्सोल्यूट वीटो नहीं कर सकते, उनको इस बिल को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन इस केस से बचने के लिए भी प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो होता है, यानी पॉकेट वीटो वो, यानी उस बिल पे कोई एक्शन ना लिया जाए, ना ही उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ना ही उसको पास किया जाएगा, यानी वो अपनी पॉकेट में रख लेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी इतनी अथॉरिटी या किसी को भी इतनी पावर नहीं देता है कि वो प्रेसिडेंट से सवाल पूछ सके कि जो बिल आया था आपके पास उसको कब तक साइन करोगे, या कितनी जल्दी साइन करोगे, या कुछ टाइम लिमिट के अंदर आपको साइन करना पड़ेगा। वो प्रेसिडेंट चाहें तो हमेशा उसको अपने पास रख सकते हैं। तो इसका मतलब ना तो वो बिल पास होगा, ना वो बिल रिजेक्ट होगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, और फिर टाइम टू टाइम जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ जो बिल्स को लेकर पावर है प्रेसिडेंट के पास। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे वो हेड ऑफ द यूनियन होते हैं, यानी जितनी भी पावर एग्जीक्यूट की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, जितने भी बिल पास किए जाते हैं, या जितने भी टेरिटरी या ट्रीटी साइन होती है किसी और कंट्री के साथ, तो वो प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं हो सकती। तो उसके लिए उनको प्रेसिडेंट की साइन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको हेड ऑफ द यूनियन कहा जाता है।
और इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं अलग अलग पोजीशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जैसे कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जजेस को अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, और जो स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं उनको, और जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि इसके लिए उनको जो वहाँ की पार्टी जीती है, जो वहाँ के एमएलएज हैं, उनकी मेजोरिटी पे ही वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी अपना वहाँ का जो है चीफ मिनिस्टर बना दे, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और जो ऑडिटर जनरल है उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ऑडिटर जनरल का ये काम होता है कि जितने भी एक्शन या जितने भी मनी से रिलेटेड काम होते हैं उसके जो सरकार ने दिए होते हैं अलग अलग स्टेट्स को, उन पर कैसा काम हो रहा है वो उस पर ऑडिट करना ऑडिटर जनरल का काम होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा यूपीएससी कमीशंस के चेयरमैन और अदर मेंबर्स, अटर्नी जनरल वो होते हैं जो इंडिया के एक वकील होते हैं। अगर इंडिया के खिलाफ किसी ने केस कर दिया, चाहे वो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया हो, जो एक यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ये कैसे काम करता है, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के किसी ने किया हो, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अटर्नी जनरल इस केस को हैंडल करते हैं। और एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स, ऑल इंडिया सर्विस के जो आईएएस आईपीएस है या आईएफओएस हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस जो ग्रुप ए के होते हैं, उन सबको अपॉइंट प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है। और यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही की जाती है, यानी प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है। और ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे, अपनी पार्टी के किसी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाते, इसके लिए भी वो एक ड्यूटी बाइंड होते हैं और वो उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं, जिनको उन्होंने मेजोरिटी ऑफ वोट से जिताया होता है, उसी को वो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कहते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अब मेजोरिटी नहीं रही है प्राइम मिनिस्टर के पास, तो उनको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कहते हैं। अगर वो मेजोरिटी प्रूफ कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर नहीं कर पाते तो वो उनको वहाँ से हटा सकते हैं। जो अगली पावर है या उनके फंक्शन है वो है फाइनेंशियल पावर, यानी इस पावर में कोई भी मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट को पहले दिखाता है, बाद में हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। और यहाँ तक कि जो एस्टिमेट रेवेन्यू या एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होगा अगले साल का, उसकी भी स्टेटमेंट पहले प्रेसिडेंट को दिखाई जाती है और वो वहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं कि जो टैक्सेशन है या एक्सपेंडिचर है इसको करना है या नहीं करना, उसको अप्रूव या डिसअप्रूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके। अगली है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर में 3 टाइप की इमरजेंसी पावर आती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन द होल इंडिया और द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। मतलब कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे हिंदुस्तान में या कुछ पार्ट में डिक्लेयर की जा सकती है अगर वहाँ पे कोई वॉर हो या आर्म रिबेलिएशन हो, किसी तरह का एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उस केस में नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। और ये लागू हुई भी है 1962 में इंडिया चाइना वॉर में, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और एक 1975 से 1977 में जिसको डिक्लेयर किए थे इंदिरा गांधी ने। तो आप बता सकते हैं कि अगर आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने इसको क्यों डिक्लेयर किया था तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। और जो दूसरी है वो है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी तभी लागू हो सकती है अगर प्रेसिडेंट जो है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होते, जो वहाँ के उस स्टेट के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है, तो उस केस में वो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी को लागू करने के लिए उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और तभी वो स्टेट इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं। और स्टेट इमरजेंसी सिर्फ 6 महीने के लिए ही लग सकती है और इसको बाद में 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीने करके। और 3 साल तक जो बढ़ाने का जो प्रावधान है इंडिया में, उसमें अगर
1 साल तक तो वो स्टेट एज अ स्टेट इमरजेंसी काम करेगी, लेकिन 1 साल के बाद उसको एज अ नेशनल इमरजेंसी के तौर पे ही लागू किया जा सकता है। और तीसरी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट तभी लागू कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटेंड है, उससे खतरा है, तो उस केस में ही वो स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से या फाइनेंशियल बिल से कैसे डील करना है, और जो भी मनी बिल पास होंगे स्टेट में वो उसको रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। बिना प्रेसिडेंट के ग्रांट हुए हुए वो वो मनी बिल स्टेट में पास नहीं हो सकता अगर वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो चुकी है। अगले की तरफ चलते हैं हम, जो है डिप्लोमेटिक पावर। जो डिप्लोमेटिक पावर में जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अग्रीमेंट, नेगोशिएशन, जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही की जाती हैं। लेकिन जो भी ये नेगोशिएशन या ट्रीटी होती है वो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा ही की जाती है, स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा। लेकिन इन ट्रीटी को अप्रूवल पार्लियामेंट से मिलने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको हम लागू कर पाएँ। और डिप्लोमेटिक पावर के अंदर ही ये पावर आती है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फर्स्ट रीजन है कंट्री का, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट रीजन है वो वहाँ का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के। तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के मंजूरी के बिना किसी भी कंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना तो कोई वॉर डिक्लेयर हो सकती है, ना ही कोई पीस ट्रीटी साइन हो सकती है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट ने अगर आज कह दिया कि हमको पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर करनी है तो वो वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। उसके लिए भी प्रेसिडेंट को मंजूरी लेनी पड़ती है, एडवाइस लेनी पड़ती है। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी मंजूरी लेनी पड़ती है, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती है, तभी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉर या पीस डिक्लेयर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंट्री के साथ। तो अगला है जुडिशियल पावर। तो यानी इंडियन प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो सज़ा को कम, ख़त्म या उसको रिकन्सिडर कर सकते हैं, कह सकते हैं रिकन्सिडर करने के लिए रिस्पेक्टिव कोर्ट से। और ये सारा कुछ मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 में। और इस पावर के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन आती है? इस पावर के अंदर मेनली 3 सिचुएशन आती है। अगर पनिशमेंट मिली हो, अगर पनिशमेंट ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ के अंडर मिली हो, या पनिशमेंट मिलिट्री कोर्ट से मिली हो, यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस मिली हो, तो इन तीनों टाइप की पनिशमेंट में प्रेसिडेंट उसको कम, ख़त्म या रिकन्सिडर करने के लिए कह सकते हैं रिस्पेक्टिव कोर्ट से। और यही एक ऐसा डिसीजन है जो प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं बिना यूनियन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर की सलाह के बिना। और जितने भी बाकी एक्शन लिए जाते हैं इसके अलावा उसके लिए उनको यूनियन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह ज़रूरी होती है, या अदर जो भी रिस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, तो उनकी, या जैसे ईसी, अगर किसी एमपी को हटाना तो ईसी की मंजूरी या एडवाइस चाहिए ही चाहिए। तो इसके अलावा सारे काम उनको किसी ना किसी की एडवाइस या मंजूरी के बिना ही कर सकते हैं। पर जो सज़ा कम, बढ़ा या उसको ख़त्म करने की जो प्रावधान है वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं बिना किसी के एडवाइस के लिए। अगर आपको एक दो फैक्ट बताऊं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी पोस्ट है इंडिया में, अगर उनके टेन्योर में उनको ना तो कोई सज़ा हो सकती है, ना वो कोर्ट में जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनको अपने टेन्योर में सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, लेकिन सिवाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इनको कोई सज़ा अपने टेन्योर में नहीं हो सकती। और सिविल केस में इनके ऊपर कोई केस नहीं चलता, लेकिन क्रिमिनल केस में जब तक इनका टेन्योर चल रहा है इनके ऊपर ना तो केस चलेगा ना ही कोई सज़ा मिलेगी। इनका टेन्योर ख़त्म होने के बाद सज़ा या इनके ऊपर केस चल सकता है। और एक और जो फैक्ट है वो ये है कि जो चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर इनके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट या और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही एकमात्र ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट इनके घर पे आता है सुनवाई करने के लिए, और कोर्ट को पहले परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट हो, किसी भी केस की सुनवाई करने के लिए। अगर प्रेसिडेंट ने हामी भरी
तो ही उनका बयान लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। और अगर मना कर दिए तो फिर अटर्नी जनरल होते ही हैं कि उनके बिहाफ पे जो केस लड़ते हैं। लेकिन उनको कोर्ट, अगर आप एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए तो आपको कभी कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट आपके घर पे आएगा किसी भी केस की सुनवाई के लिए। तो ये था एंड इस वीडियो का दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।